दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या महाराष्ट्र का कोई नेता या बाकी दूसरा नेता? जी नहीं, योगी जी के ये दुश्मन नहीं है, ये प्रतिद्वंदी है। जो कि एक राजनीतिक लड़ाई होती है, उसमें हार जीत लगी रहती है। योगी जी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद बीजेपी है और बीजेपी के वो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं। चाहे आप उसमें मोदी जी की बात कर लीजिए, चाहे आप अमित शाह की बात कर लीजिए या फिर नड्डा की बात कर लीजिए, ये सभी एक्चुअल में योगी जी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो कहानी सुन लीजिए। कहानी देख लीजिए कि योगी जी जो हैं एक मठ के आदमी हैं, ठीक है, मठ से आए हुए हैं और अपने दम पर वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार वो यूपी के सीएम, ठीक है। अभी भी उनका कार्यकाल दूसरा वाला चल ही रहा है। 2027 में फिर से चुनाव होंगे। अगर योगी जी को सीएम बने रहने दिया जाता है तो ठीक है, वरना यूपी में बीजेपी का बेड़ा गर्क है। उसके बाद 2029 में बीजेपी ही पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, कहीं पर भी 2029 में इसके बारे में बात करेंगे कि कहां आपने लिख कर रखा है। तो आप सोचेंगे कि भाई दुश्मन कैसे हैं ये? दुश्मन देखिए ऐसे हैं कि एक वो इंसान है केशव प्रसाद मौर्य, जो अपने दम पर यूपी में जो विधानसभा के चुनाव होते 20 सीटें तक नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा ओबीसी का नेता मानते हैं। इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि इनके बदौलत ही यूपी में ये सब कुछ तामझाम हुआ है, वहां पर सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ की। असली सीएम का हकदार तो मैं था, लेकिन बना दिया गया योगी जी को। इनको लगता है कि पहली बार जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए यूपी में, तो ये जो 303 सीटें आई, इनके अकेले दम पर आई है। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे जड़ें खोदना चालू कर दिया योगी जी की। तो थोड़ा असर हुआ और 2022 में अखिलेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी कि अखिलेश यादव ने वाकई में दमखम लगाकर चुनाव लड़ा। तो 111 सीटें सपा को आती है और बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे। योगी जी के इतना काम करने के बाद भी अखिलेश यादव ने जिस तरह से मेहनत की है जमीनी स्तर पर, वो काबिले तारीफ है। उसकी आपको तारीफ करनी होगी, आप उसमें बुराई मत कीजिए। योगी जी को फिर भी 255 सीटें मिलती है, वो फिर से सीएम चुने जाते हैं। अब योगी जी के दुश्मन बन क्यों रहे हैं? योगी जी दरअसल अपने दम पर जो डिसीजन लेते हैं ना, उस डिसीजन में वो रुकते नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। वो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। वही सलमान खान वाले डायलॉग की तरह। तो चाहे माफियाओं के ऊपर हमला करना हो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना हो, एनकाउंटर करवाना हो, ये सारी चीजें योगी जी करते चले आ रहे हैं। अब यूपी में देखिए मकान किसके गिराए गए बुलडोजर के जरिए? आम जनता के तो गिराए नहीं गए, उन्हीं लोगों के गिराए गए जिन्होंने बड़े लेवल पर बड़े बड़े कारनामे किए, चाहे माफिया हो या गैंगस्टर हो, उन्हीं लोगों के गिराए गए। अब इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात तो है नहीं, कई हिंदुओं के भी मकान गिराए गए। तो इस बात से धीरे धीरे योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे। फिर केंद्रीय नेतृत्व में बैठे लोगों को डर लगने लगा कि यार किसी बात कर रहा हूं मैं, अमित शाह की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। जिस केंद्रीय नेतृत्व से इस बार योगी जी ने एक लिस्ट भेजी थी कि इन लोगों को चुनाव में उतारिए लोकसभा के, लेकिन उनके चीजों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका परिणाम यूपी में देखने को मिला। बैठा दिया गया उनके अपने लोगों को। केशव प्रसाद मौर्य से बड़े कांटेक्ट में रहते हैं अमित शाह, तो अमित शाह भी नहीं चाहते हैं कि योगी जी उनसे भी बड़े महान नेता बन जाए, उनके ऊपर चले जाए, क्योंकि मोदी के बाद कौन बनेगा? अमित शाह बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अमित शाह कितनी भी कोशिश कर ले, तोड़जोड़ कर ले, जब बीजेपी रहेगी तभी आप पीएम बनोगे ना। जब बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो कहां से पीएम बनोगे? फिर वही तड़ी पार कर दिए जाओगे, फिर जैसे हुआ था किसी और की सरकार आएगी कांग्रेस की, क्योंकि वो भी तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारी भी सरकार आएगी, हम भी बदला लेंगे बकायदा। तो योगी को हटाने के लिए अमित शाह का भी बड़ा योगदान है। अब अमित शाह ने क्या किया कि देखिए, ये सब सारी बातें सोशल मीडिया पे होती रहती है, कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं। मैं अपने मन से भी नहीं कह रहा हूं, कुछ चीजें अपने मन से कह रहा हूं, कुछ चीजें कमेंट सेक्शन से, और बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर लोग इस तरह की बातें करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो ये राजनीति से जुड़े जो विश्लेषक हैं उनकी भी बातें हैं
कि अमित शाह अपने ऊपर किसी को जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बैठा दिया गया वहां पर 2 डेप्यूटी सीएम की। डेप्यूटी सीएम मतलब क्या हो गया भैया? कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं, मतलब जीरो मतलब है। सीएम अकेले होता है, सीएम अकेले डिसीजन ले सकता है और योगी जी में वो काबिलियत है। तो बैठा दिया गया पहले केशव प्रसाद मौर्य को, फिर दिनेश शर्मा को बैठाया गया था। इस बार दिनेश शर्मा को हटा दिया गया। अब देखिए, जब दिनेश शर्मा को बैठाया गया था तो पंडितों का वोट, फिर केशव प्रसाद मौर्य को भाई मौर्य कुशवाहा इन सबके वोट मिल जाएंगे। फिर योगी जी को देखा रहे तो भाई मठ के आदमी है तो उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसके पहले की उनकी जाति देखो तो ठाकुरों वाली जाति है, तो उस हिसाब से सब जगह पे तीर के निशाने लगे हुए हैं। लेकिन इस बार बैठा दिया गया ब्रजेश पाठक को। ब्रजेश पाठक, अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़े करीबी हैं, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जुड़े इनको बीजेपी में, 5-6 साल हुए हैं और इनको बैठा दिया गया डिप्टी सीएम के पद पर। ये इसके पहले हरिशंकर तिवारी थे, एक नेता, उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे और योगी जी के कट्टर दुश्मन थे। तो ऐसे 2 लोगों को बैठाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अभी इन्होंने भूपेंद्र चौधरी के साथ मिलकर, जो बीजेपी यूपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठकर मीटिंग की। वो भी योगी जी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। सोचिए किस तरह की प्लानिंग की जा रही है। योगी जी को काम करने ही नहीं दे रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं ना वो करने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में जब बातें होने लगी ना, तब इनको पता चल गया कि योगी की असली ताकत क्या है। योगी की असली ताकत है कट्टर हिंदुत्व। आम जनता जुड़ी हुई है। इस वक्त जितना लोग मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे ना, उससे ज्यादा योगी जी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये बात बीजेपी वाले शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या ना समझने की गलती कर रहे हैं, या ये समझ रहे हैं कि ये बंदा तो हमसे भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये डर बैठ गया है इनको और इसी वजह से योगी जी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। आप अपनी गलतियों का ठीकरा जो है वो फोड़ दे रहे हो योगी जी के ऊपर कि योगी जी के चलते 62 से सीधे हम चले आए 33 सीटों पर। आप खुद की गलती नहीं दे रहे हैं कि आपने पहले तो संविधान खत्म करने की बात कर दी, फिर उसके बाद जेपी नड्डा बीच चुनाव में बयान दे देते कि हमें तो आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, जबकि आरएसएस तो बीजेपी का भैया सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। घर घर जाकर तुम्हारी गलतियों को सही बताने की कोशिश करता है, खड़ा रहता है तुम्हारे साथ। तुमने उसको ही साइडलाइन करने की कोशिश कर दी। अब नड्डा को कौन जानता है भैया, नड्डा में क्या काबिलियत है, क्या पॉपुलरिटी है। पता नहीं क्यों अध्यक्ष बना दिया गया, पता नहीं क्यों नेता बना दिया जा रहा है। तो योगी जी जो है, देखिए ये डायरेक्ट मठ से आए हुए, ये तो संघ से जुड़े हुए भी नहीं है, संघ में इनकी इतनी पकड़ भी नहीं है। लेकिन संघ इस बात को जानता है, संघ ने ही योगी को बैठाया वहां पर, मोदी और अमित शाह ने नहीं बैठाया। तो संघ जानता है जिस दिन योगी गए यूपी से, उस दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो योगी की ताकत अगर अभी नहीं पहचाने तो बहुत मुश्किल होगा। फिर उसके बाद यूपी चुनाव हारने का सबसे बड़ा ये भी रीजन है इतनी कम सीटें आने का, कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने कोई काम ही नहीं किया। काम करेंगे कैसे जब कार्यकर्ता निराश होंगे? क्योंकि कार्यकर्ता क्या सोचता है कि यार हम जुड़े हुए हैं तो हमारा भी कोई काम ऊपर लेवल तक जाए, हमारी भी मदद हो। लेकिन कार्यकर्ताओं की सुना ही नहीं जाता है। ये पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। बड़े बड़े जो नेता है बीजेपी में सेल्फिश इतने भरे हुए हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप दूसरी पार्टियों में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, या ममता की पार्टी देख लीजिए, या कांग्रेस पार्टी देख लीजिए। यहाँ पर एक कार्यकर्ता जिसकी कोई खास पहुंच भी नहीं है, वो भी अपने आप में सीएम पीएम से कम नहीं माना जाता है। अगर उसको कोई तकलीफ है ना, तो उसको बचाने के लिए पूरी पार्टी लग जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आप ध्रुव राठी जैसे लोगों को देख लीजिए, रवीश कुमार को देख लीजिए, ये मुश्किल में फंसते हैं तो इनके पीछे उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। मनीष कश्यप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए तब बीजेपी वाले उनके पास पहुंच गए, भैया आ जाओ हमारी पार्टी में। मनीष कश्यप भी बाद में चुनाव के बाद पता नहीं कौन सा गिरगिट वाला रंग बदल दिए, वो भी पार्टी छोड़ के अब सच्चे पत्रकार बन गए हैं। तो ये बीजेपी जो है ना, बीजेपी में सेल्फिश नेताओं से भरी हुई पार्टी है। बीजेपी को लोग इसलिए चुनते हैं कि आप आइए काम करिए। काम किया है, नो डाउट, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन उन चीजों को रोक नहीं पा रही है बीजेपी। वो जिस लेवल पर काम करना चाहिए बीजेपी नहीं कर पा रही है। और इस बार तो डर डर के काम कर रही है कि यार ये डिसीजन लेंगे तो कहीं नीतीश कुमार ना खसक जाए, या फिर टीडीपी वाले नायडू ना खसक जाए। कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां तो इंतजार में बैठी हुई हैं कि कब यहाँ पर
घेरेबंदी की जाए, कब इनका विकेट गिराया जाए। योगी जी को खुले हाथ देकर देखिए, जो काम योगी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है बीजेपी में, क्योंकि मोदी जी का भी वो दौर पूरा हो गया है, मानो या ना मानो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, न उनको किसी का साथ मिल रहा है न विश्वास मिल रहा है। जिसके लिए खड़े थे उन लोगों ने एक वोट नहीं दिया है। बीजेपी में कई लोग भरे पड़े हैं लेकिन एक वोट नहीं मिला बीजेपी को, फिर भी वो पड़े हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये बीजेपी की अपनी कमजोर रणनीति है, जो बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था पिछले 2 कार्यकाल में कि इस बार इन्होंने सीधे नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। ये नारा इतना वाहियात, इतना घटिया था, इतना बकवास था कि इस नारे को जिसने भी चुना उसने सोचा नहीं था कि ये नारा इन्हें ले डूबेगा, और वाकई में ले डूबा। और एक तरह से अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, वरना बीजेपी उस ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाती और अब तक योगी जी वहां पर सीएम नहीं बने होते। योगी जी को कब का सल्टा दिया गया था कि नहीं योगी जी में तो कोई ताकत ही नहीं है। बीजेपी जिस दिन योगी जी को हटाई, आप लिख कर ले लीजिए, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। योगी, अब अमित शाह अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य समझते हैं। 370 के अलावा ये इन्होंने किया क्या है? बॉर्डर पर इतनी सारी घटनाएं हो रही, कुछ कर नहीं पा रहे हो। किसान आंदोलन, इतने आंदोलन होते हैं, तोड़फोड़ होती है, सब कुछ होता है, उस आंदोलन को आप रुकवा नहीं पाते। सीए और पता नहीं कौन कौन से दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे, जो मुस्लिम जनता वहां पर विरोध में खड़ी है, कई सारे दंगे होंगे, उसको नहीं रुकवा पाए। मणिपुर की घटना पर आप कुछ कर नहीं पाते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जिस पर अमित शाह की कोई नहीं चलती है। और पता नहीं किस बात के चाणक्य बन के बैठे हुए। चाणक्य वनक्य कुछ नहीं थे, ये दरअसल मोदी का एक हवा चल रहा था जिस वक्त, और एक नई पार्टी की लोग चाह कर रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार आएगी तो कुछ नया करेगी। किया भी, लेकिन अमित शाह ने, आप कह सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया। बाकी चाणक्य वनक्य कुछ नहीं है। चाणक्य होते तो यूपी में बीजेपी का ये हाल नहीं होता, देश में ये हाल नहीं होता, 350 सीटें आराम से आ सकती थी। लेकिन योगी को आप इग्नोर करोगे तो आप बुरे भुगतोगे, बुरे फंसोगे, क्योंकि आम जनता योगी जी को चाहती है कि अगला पीएम वही बने। जो इंसान अपनी खुद की सीट नहीं जीत पा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य, जो मिला है उसमें खुश नहीं है भैया, वो लालच और है सीएम बनने की। भाई खुद की सीट जीतो, उसके बाद सीएम बनने का सपना देखो। तुम योगी से मुकाबला करे, योगी के भाई कहीं आसपास भी नहीं फटकते हो। तुम्हें डिप्टी सीएम का पद इसीलिए दिया गया है कि तुम खबर लाते रहो कि योगी अगला क्या करने वाले हैं, केंद्रीय नेतृत्व को ये चीजें पहुंचाते रहो। इसीलिए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को वहां चुना गया है, बैठाया गया है, सभी को पता चल रहा है। लेकिन योगी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। योगी का हटना मतलब बीजेपी का बर्बाद होना, देश से एकदम पूर्ण बहिष्कार होना। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। ये योगी ही थे जो मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर से नहीं डरे, जो दंगे फैले थे मऊ में, पूरा काफिला लेकर निकल गए थे। बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम थी, लेकिन योगी अकेले लेकर निकल गए 500 गाड़ियों का काफिला, बिना डरे, दूसरे के क्षेत्र में, जो हम साउथ की फिल्मों में देखते हैं। वो कमाल है योगी में, वो बात है योगी में। योगी बनना आसान काम नहीं है। कड़वे डिसीजन, बड़े डिसीजन और ऐसे हठीले डिसीजन लेने पड़ते हैं जो काम सिर्फ योगी कर सकते हैं। अब मोदी जी में वाकई में बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि मोदी जी में वो बात अब नहीं रह गई है, वो तेज नहीं रह गया है मोदी जी में। तो इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।